है कि एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला है, जहां पर 12 आरोपियों की जमानत आदेश पर रोक लगा दी गई है। जस्टिस अनिल उपमन की अदालत में आज सुनवाई होगी, क्योंकि इस पर रोक लगा दी गई थी और आज सुबह 11 बजे इस पर सुनवाई होनी है। पिछली तारीख पर अदालत ने ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवाया था। ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत दी थी। सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी गई थी और जो रोक लगाई गई थी उस पर ही 11 बजे आज सुनवाई होनी है। देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है, क्या वो हाईकोर्ट ने जो रोक लगा दी थी उसको ही आगे जारी किया जाता है या फिर इसमें कुछ कोर्ट का अलग से डिसीजन आता है। 12 आरोपियों के जमानत आदेश पर रोक का मामला है। आज एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला आपको बता रहे जयपुर से, जहां पर 11 बजे आज कोर्ट में इस मसले पर फिर होगी सुनवाई। और अगली खबर दौसा से, जो कि बड़ी खबर है। ससुराल में दामाद की मौत का ये मामला है दौसा में, जहां 24 घंटे के बाद भी शव का पोस्टमार्टम फिलहाल नहीं हो पाया है। मृतक के परिजनों ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज करा दिया है। रविवार को समझाइश के बावजूद भी पोस्टमार्टम नहीं हो सका था। आज फिर नांगल राजावत थाना पुलिस जो है थाना वो समझाइश कर रही है। भांडरेज से ससुराल कानपुरा आए हरकेश बैरवा की मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष ने फंदा लगाकर सुसाइड करने की जानकारी दी थी, लेकिन जो परिवारजन है लड़के के वो ये कह रहे हैं कि ससुराल में मौत हुई थी और इसीलिए उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया था। नांगल राजावत थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देर रात समझाइश का दौर जारी था, लेकिन अभी तक शव पोस्टमार्टम के लिए नहीं गया है। ससुराल में दामाद की मौत का मामला आपको बता रहे हैं दौसा से। और अब खबर पाली के सोजत से है, जहां सरकारी स्कूल में शिक्षक द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता के साथ मारपीट के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बुजुर्ग के साथ मारपीट की घटना को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज किया और स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया है। ग्रामीण शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के लोगों की स्कूल गेट के बाहर भीड़ जुट गई है। वहां सोजत थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। लोगों को लगातार समझाने की कोशिश जारी है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले टीचर ने आरटीआई के तहत जानकारी लेने गए एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की थी। इस मारपीट में टीचर की पत्नी भी शामिल थी। और अगली खबर आपको बताते चले, शिक्षा को लेकर सरकार कई दावे कर रही है। देश हाईटेक एजुकेशन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन डूंगरपुर में एक सरकारी स्कूल ऐसा है जो 25 सालों से एक कच्चे घर में चल रहा है। एक कमरे के घर के आगे टाट बांधकर दूसरा कमरा बनाकर स्कूल चल रहा है। मिट्टी के बने इस मकान में भीषण गर्मी में फटी पुरानी टाट लगाकर गर्मी से बचकर बच्चे बैठ रहे हैं। 1.5 साल पहले विधायक ने स्कूल के लिए 25 लाख का बजट दिया, लेकिन निर्माण की धीमी गति से ये काम अब तक अधूरा है। हालांकि स्कूल भवन बनाने वाली पंचायत अब 15 दिनों में काम पूरा करने का दावा कर रही है। ये बिल्डिंग सर गंगाराम जी खराड़ी करके है, उनकी है और उनके करीब 20-22 साल से वो सेवा दे रहे हैं बिना किसी शुल्क के। अभी उनके खुद का घर वो सामने बनाया, वो खाली था, वहाँ पे केलू वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने जनवरी में हमारे को बोल दिया था कि मुझे केलू खाली करने हैं और आप अपने हिसाब से आप देख लो, व्यवस्था कर लो। तो उन्होंने केलू उतारे के बाद हम ये तिरपाल विपाल करके वहाँ से टूट गया है, तिरपाल ढक के फिर हम लोग यहाँ पड़ा रहे हैं। और कभी ज़्यादा तकलीफ होती है हम नीम के नीचे चले जाते हैं और नीम और तिरपाल है अभी तो। और विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार के एक विवादास्पद बयान से हंगामा मच गया है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी रण में जागा कसाब का जिन, शहादत पर सवाल, सियासी बवाल। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती। कांग्रेस नेता के बयान पर हंगामा। चुनावी मौसम में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार की विवादास्पद बयान ने एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। विजय ने अपने बयान से 2008 में हुए मुंबई के 26/11 आतंकी हमले की डरावनी याद को लोगों के जेहन में एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। यही नहीं, आतंकी अजमल कसाब और शहीद हेमंत करकरे पर दिए उनके बयान ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता के बयान से सियासी पारा हाई हो गया। उन्होंने आतंकी कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम को देशद्रोही तक करार दे दिया है।
हेमंत करकरे साहेबांचा, ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, RSS समर्पित. त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे. आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतो. कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सीधे सीधे अजमल कसाब का नाम लेकर मशहूर वकील और बीजेपी उम्मीदवार उज्ज्वल निकम पर निशाना तो साधा है, साथ ही इस आतंकी हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे का अपमान भी किया है. विजय वडेट्टीवार के बयान पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है. बीजेपी विजय के बयान पर कांग्रेस से अब जवाब मांग रही है. साथ ही INDIA गठबंधन पर पाकिस्तान की बोली बोलने का आरोप भी लगाया है. कांग्रेस का विपक्ष का नेता कहता है कि कसाब ने करकरे जी को नहीं मारा, ये शहीदों का अपमान है, ये पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस बोल रही है. महाराष्ट्र उन्हें किसी भी हाल में माफ नहीं करेगा और मैं तो ऐसा कहता हूं, पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों को उनकी औकात दिखानी चाहिए. लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में अब 26/11 आतंकी हमले पर भी सियासी जंग तेज हो गई है. बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेता कांग्रेस पर 26/11 के आतंकियों को क्लीन चिट देने का आरोप भी लगा रहे हैं. जो कांग्रेस के नेता हैं मिस्टर विजय, उनके उस शर्मनाक बयान से बहुत साफ हो गया कि असलियत में कांग्रेस किन शक्तियों का सहारा लेना चाह रही है. 26/11 के दुखद और दर्दनाक हमला, जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने स्वयं हाफिज सईद और पाकिस्तान को जिम्मेदार माना था, आज चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए ये कौन सी जुगलबंदी कांग्रेस पार्टी कर रही है. अगर काम किया है तो हम डट के कहेंगे हमने काम किया है. जिन्होंने काम नहीं किया है, देश के साथ हमेशा गलत किया है, वो लोग ऐसे बयान करते रहेंगे. आप मुझे बताइए, कसाब जो था, जिसने हमारे संविधान के ऊपर, हमारे लोकशाही के ऊपर आक्रमण किया, उसे माफ करना चाहिए? उसके लिए, उसके खिलाफ हमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अरे जो लोग अफजल गुरु की कब्र पे फूल चढ़ाते हैं, उन लोगों से क्या हम अपेक्षा करेंगे? 26/11 के हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था. उन्होंने आतंकियों से मुकाबला करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था. जिस वक्त मुंबई पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमला किया था, तब 1982 बैच के IPS अधिकारी हेमंत करकरे मुंबई ATS के चीफ थे और दक्षिण मुंबई के कामा अस्पताल के बाहर आतंकियों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें वो शहीद हो गए. उनके साथ 2 और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शहीद हुए थे. मामले के तूल पकड़ने के बाद कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने अपने बयान पर सफाई भी दी. आपके मुंबई के उज्ज्वल निकम का, वो तो मैंने नहीं कहा हूँ, वो तो SM मुशर्रफ जी ने जो लिखा है किताब में, उसी का हमने दाखला दिया है कि जब सब कुछ था, हेमंत करकरे के बारे में जो गोली चली थी, वो गोली के बारे में, जो अतिरेकी की गोली नहीं थी तो फिर किसकी गोली थी, उस बारे में जो लिखा था उसी का संदर्भ हमने दिया था. चुनावी माहौल में मछली, मुसलमान आरक्षण और अब शहीदों के अपमान पर सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है. इस तरह की बयानबाजी करना और फिर सफाई देना कांग्रेस और उनके नेताओं को भारी पड़ सकता है. और अब दिल्ली की नरेला से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग लगने से हड़कंप मच गया है. दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. आग की लपटों को लगातार बुझाने की कोशिश जारी है. ये दिल्ली के नरेला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है. आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. तस्वीरें आपको दिल्ली के नरेला फैक्ट्री की दिखा रहे हैं, प्लास्टिक फैक्ट्री पे जहां पर आग लगी. दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद है. दमकल कर्मी लगातार आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं. आप देख सकते हैं, ये आपको प्लास्टिक की फैक्ट्री नजर आ रही है दिल्ली के नरेला की, जहां पर दमकल की तमाम गाड़ियां आप देख सकते हैं मौजूद है. तमाम आसपास भीड़ भी जमा है. और फिलहाल ये आग कैसे लगी, इसकी अभी पूरी कार्रवाई बाकी है, लेकिन यहाँ पर दमकल की गाड़ियों के साथ दमकल कर्मी मौजूद है. आग के गुब्बारे, धुएं के गुब्बारे आप देख सकते हैं कि किस तरह निकल रहे हैं. और ये दिल्ली के नरेला की ये खबर है, प्लास्टिक फैक्ट्री.
और कल प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या का दौरा किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। उसके बाद अयोध्या में भव्य रोड शो किया, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने हिस्सा भी लिया। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में मोदी मोदी की गूंज। पीएम मोदी ने किए रामलला के दर्शन। रामलला के दर पर पीएम की आध्यात्मिक शक्ति। आस्था, आध्यात्म और पीएम की राम भक्ति। अयोध्या नगरी देश की वो आध्यात्मिक नगरी है जहां देश की राजनीति की दिशा बदली। अयोध्या में इस बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रामलला के दर पहुंचे और उनसे जीत का आशीर्वाद लिया। सबसे पहले पीएम मोदी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। पीएम ने रामलला को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, रामलला की आरती उतारी और पूजा अर्चना भी की। राम मंदिर का जो सपना और संकल्प प्रधानमंत्री ने सालों पहले लिया था, वो पूरा हो चुका है। हर देशवासी का सपना था अयोध्या में राम मंदिर बने और प्रभु राम अपने घर वापस आए। मजबूत इच्छा शक्ति, संकल्पवान राजनीतिक शक्ति की वजह से ही देशवासियों का सपना पूरा हो पाया। रामलला के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने अयोध्या की गलियों में रोड शो किया। अयोध्या की गलियां, चौक चौराहे, हर तरफ पुष्प वर्षा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अपने पीएम के स्वागत के लिए पूरा अयोध्या सड़कों पर है। अयोध्या की सड़कों पर पीएम मोदी के लिए लोगों की भावना और प्रेम साफ नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री के लिए अयोध्या का ऐसा उत्साह और आत्मविश्वास पहले कभी नहीं देखा जैसा अब दिखा है। अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम का एक समाज है। हम लोग सभी एक साथ हैं। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है। पूरे देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में है इस वक्त। जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी है और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अयोध्या का एक सौभाग्य है कि आज तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री जी अयोध्या रोड शो में शामिल हैं। 500 साल की तपस्या, बलिदान और संघर्ष का ही नतीजा है कि आज अयोध्या में ऐसा नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री के रोड शो में लोगों का हुजूम और प्रेम इस बात का संकेत है कि वो प्रधानमंत्री को कितना प्यार करते हैं। अयोध्या की सड़कों पर प्रधानमंत्री के लिए लोगों की आस्था को देखकर ऐसा लगा मानो जैसे दिल से लेकर दिग दिगंत तक जीवंत हो गया। और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दौसा सीट से अगर कन्हैया लाल मीणा चुनाव हार जाते तो वह उसी दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हमने पीएम मोदी और बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा से जीत का दावा किया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी किरोड़ी लाल मीणा की इस्तीफा पॉलिटिक्स चर्चाओं में रही थी। कन्हैया लाल नहीं जीता तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। क्या आपके हृदय पर फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन सुन लो, अगर कन्हैया लाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल नादरी भी क्या कह जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मेरे को पता ही लोग नहीं है, मैं धोखा नहीं दूंगा। मैंने मेरी पार्टी से वादा किया था सड़क पर भी खड़ा हो जाओ, होने की न बताई तो सड़क पर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मैंने जो वादा मेरे कन्हैया लाल से कर दिया या मोदी जी से कर दिया, उसके लिए चाहे मेरी शहीदी फिर हो जाए, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं।
और पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट की हलचल तेज है। मार्च महीने में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले शहबाज शरीफ की जगह इमरान खान की वापसी का हल्ला मचा हुआ है। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने खुलेआम ऐलान करना शुरू कर दिया कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान में बड़ी डील डन हो चुकी है। इस डील में मौलाना डीजल के नाम से कुख्यात फजल उर रहमान ने अहम किरदार निभाया है। सीक्रेट डील पर पीटीआई नेता ने सनसनीखेज पर्दाफाश किया है। क्या कुछ है, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में पलटीबाजी, पावर में लौट रहे हैं नियाजी। शहबाज के सिर पर मुनीर ने लटका दी दो धारी शमशीर। पाकिस्तान में तुरुप का पत्ता बने मौलाना डीजल। इस्लामाबाद का तख्त फिर से डोल रहा है। कठपुतलियों में फेरबदल की तैयारी है। प्रधानमंत्री पद पर नई ताजपोशी की जबरदस्त हलचल है। शहबाज शरीफ की विदाई और इमरान खान की सत्ता में वापसी के चर्चे रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक हिलोरे मार रहे हैं। ऐलान तो यहां तक हो रहा है कि जेल में बंद इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से बड़ी डील डन की है। डील के तहत उन्हें फिर से पपेट पीएम की पदवी मिलेगी, मगर कुछ शर्तों के साथ। जाहिर है ऐसे में मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ की शामत आएगी। लेकिन अचानक ही सारा पासा पलट कैसे गया? पाकिस्तान की हुकूमत की चूलें क्यों हिल गईं? किसने की इमरान खान की सेना से सेटिंग? क्या बुशरा बीवी के एजेंट्स ने मिशन पॉसिबल बनाया, या फिर डीजल मौलाना ने शरीफ ब्रदर्स को गच्चा दिया? हकीकत हैरत अंगेज है, मगर जो खिचड़ी पड़ोसी मुल्क में पक रही है उसने नवाज शरीफ और भुट्टो खानदान का जायका बिगाड़ दिया है। क्योंकि इमरान की जेल से रिहाई और पीएम की पावर में आना पाकिस्तान में बड़े कत्लेआम का सीधा सिग्नल है। सबसे पहले सुनिए कभी पाकिस्तान के विज्ञान मंत्री रहे फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। डील जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। कोई भी अगर इमरान खान आज डील करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, या तो वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। आज आप देखें ना शहबाज शरीफ की क्या हैसियत है। शहबाज शरीफ की हैसियत सेलेक्टेड पीएम की है, लेकिन आर्मी चीफ आसिम मुनीर को यह सिलेक्शन रास नहीं आ रहा है। अडियाला जेल में बंद इमरान खान को इसी मौके का इंतजार था। जिन फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ की हैसियत बताई है, उन्हीं से सुनिए इमरान और आर्मी चीफ की डील में बिचौलिया कौन है। पाकिस्तानी हुकूमत का तुरुप का पत्ता भी खुल गया है। मौलाना फजल उर रहमान जो हैं वो इस वक्त सबसे मेरे ख्याल में एक तुरुप का पत्ता है इस सारे इस कार्ड की गेम का। अगर इस वक्त कोई बादशाह है तो फजल उर रहमान है, और वो अगर ना माने इस हुकूमत तो उसको मैनेज ना कर सकी, ये हुकूमत नहीं चल सकती। इस कदर की साफगोई शायद ही कहीं दिखती हो, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है। यहाँ हर घड़ी पासा पलटता है। आर्मी चीफ का माथा ठनका भर नहीं कि इस्लामाबाद में सिंहासन डोल जाता है, क्योंकि असल बादशाह सेना प्रमुख ही है, जिनसे इमरान खान की डील लगभग डन हो गई है। इमरान खान का दायां हाथ कहे जाने वाले शहरयार अफरीदी ने खुलकर डील की डिटेल पब्लिक के सामने रखी थी, जिसके तहत सेना इमरान खान को जेल से रिहा कर सारे मुकदमेबाजी से भी राहत देने को तैयार है। इमरान खान को इसके एवज में पहले की तरह कठपुतली प्रधानमंत्री वाला रोल प्ले करना होगा। साथ ही उन्हें सेना के खिलाफ की गई अब तक की तमाम बयानबाजी से तौबा भी करनी होगी। शहरयार अफरीदी ने डील का जो ब्यौरा दिया था उसे आपको सुनना चाहिए। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, डीजीआई के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो फौजी क़यादत से बात करें? मेरी लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी एंगेजमेंट की, कि हम एंगेज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।